भारत और साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत ही व्यापक और एक दूसरे से मिलता जुलता इतिहास रहा है। फिर चाहे वो कला का क्षेत्र हो, वास्तुकला, भाषा या फिर धर्म का। भारत और साउथ ईस्ट एशिया की संस्कृति काफी हद तक मिलती जुलती है, पर सवाल ये उठता है कि कब और कैसे साउथ ईस्ट एशिया के ये देश भारत की संस्कृति में इतने घुल मिल गए। और इसका जवाब छुपा है कंबोडिया देश की एक प्राचीन प्रेम कहानी में। कंबोडिया देश का उदय चाहे जैसे भी हुआ हो, पर भारतीय संस्कृति का इस देश पर प्रभाव की शुरुआत होती है एक भारतीय व्यापारी और एक कंबोडियन राजकुमारी की प्रेम कहानी से। और हाँ, आपने ठीक सुना कि यही भारतीय व्यापारी आगे चल के कंबोडिया का पहला राजा भी बनता है। इस भारतीय व्यापारी का नाम था कंडिन्या और इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग पहली शताब्दी से। कंडिन्या इस व्यापारी का ऐतिहासिक नाम है और यही नाम हमें इसके जीवन के बारे में बताता है। दरअसल कंडिन्या उस ब्राह्मण कम्युनिटी को कहा जाता था जिन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर बसना शुरू किया, जिसे तब कलिंग के नाम से जाना जाता था। भारतीय व्यापार में कलिंग की बहुत ही अहम भूमिका थी। कलिंग राज्य में जहाज चलाने वालों को शदाबा कहा जाता था और कंडिन्या कोई और नहीं बल्कि एक ब्राह्मण शदाबा था, जिसकी आर्थिक स्थिति उस समय के हिसाब से अच्छी थी। वो एक जहाज का मालिक था जिसे बोइटा के नाम से जाना जाता था। बोइटा कलिंग राज्य में बनने वाले जहाजों को कहा जाता था और इन जहाजों को बनाने का काम गोलवाई नाम की एक जगह पर होता था, जो कि चिल्का लेक के पास स्थित थी। चिल्का झील उस समय एक नेचुरल पोर्ट की तरह काम करती थी, जिसका मुंह समुद्र की ओर खुलता था। पर इससे पहले कि हम कंडिन्या की कहानी पर वापस आएं, हमें कुछ और बातें भी समझनी होंगी। उस समय विदेशों से व्यापार करना इतना फायदेमंद था कि पोर्ट सिटीज जैसे नागपत्तनम जैसी जगहें हमेशा विदेशी सामान से भरी रहती थीं और इस व्यापार के चलते भारत और कंबोडिया दोनों की ही आर्थिक स्थिति सुधरती चली गई। लेकिन यह व्यापार सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं था। पश्चिम में जब रोमन साम्राज्य ने इजिप्ट को जीत लिया था, तो उसने पुराने समुद्री रास्तों को दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसी के साथ भारत और रोम के बीच भी व्यापार बढ़ने लगा। पर रोमन्स को इस बात की चिंता सताने लगी कि इस व्यापार के चलते उनका सारा सोना चांदी भारत में जाने लगा। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कंडिन्या की कहानी पर वापस चलते हैं। कंडिन्या ने साउथ ईस्ट एशिया में अपना पहला कदम फर्स्ट सेंचुरी सीई में रखा, लेकिन वो वहां तक पहुंचा कैसे? उस समय में भारतीय समुद्री यात्री जहाजों को चलाने के लिए मानसूनी हवाओं पर निर्भर थे, जो कि नॉर्थ ईस्ट से आती थीं और इन्हीं हवाओं के सहारे वो श्रीलंका तक अपने जहाजों को ले जाते थे और रास्ते में पड़ने वाले शहरों के साथ व्यापार भी करते चलते थे। फिर श्रीलंका पहुंचकर भारतीय व्यापारी वहां से बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए सीधे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा सकते थे। लेकिन ये रास्ता खतरों से खाली नहीं था, क्योंकि यहाँ बिगड़ते मौसम और समुद्री लुटेरों का डर हमेशा बना रहता था। इन सभी खतरों को पार करते हुए भारतीय व्यापारी स्ट्रेट ऑफ मलक्का या सुमात्रा के सदर्न कोस्ट से होते हुए या फिर इस जमीनी रास्ते को पार करते हुए साउथ ईस्ट एशिया के देशों तक पहुंचते थे। हमें ये तो नहीं पता कि इनमें से किस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए कंडिन्या कंबोडिया पहुंचा था, पर वो थाईलैंड की खाड़ी तक पहुंचकर वहां व्यापार करने के लिए तैयार था। कंडिन्या के पास उस समय के हाईली डिमांडेड इंडियन गुड्स जैसे कॉटन के कपड़े, ज्वेलरी और धातु के बने सामान और इसी के साथ उसके पास कुछ पश्चिमी सामान भी था। इसी बीच समुद्री लुटेरों की नजर कंडिन्या पर पड़ जाती है और कंडिन्या के जहाज पर उन समुद्री लुटेरों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। वो बहादुरी से उन लुटेरों से लड़ता है और उनसे जीत जाता है, पर उसका जहाज इस हमले के बाद चलने की हालत में नहीं बचा। ना चाहते हुए भी कंडिन्या को अपना जहाज वहां पास के एक टापू पर रिपेयर के लिए ले जाना पड़ता है। वहां उसे दोबारा हमला होने का डर भी था, पर जिन लुटेरों ने उस पर हमला किया था वो उसी टापू के राजा के लिए काम करते थे। उस राजा की बेटी का नाम था सोमा, जो कंडिन्या की बहादुरी देखकर उसके प्यार में पड़ जाती है। सोमा कंडिन्या के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है, जिसे कंडिन्या मान लेता है
और ये इवेंट कंबोडिया के इतिहास में एक लैंडमार्क इवेंट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये कंबोडिया में पहले ऐसे राज्य का उदय था जिसका राजा एक भारतीय था। मगर कौंडिन्य और सोमा की कहानी ही सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी भारतीय और कंबोडियंस के बीच पॉलिटिकल मैरिजेस की। पर सोमा ने कौंडिन्य से शादी क्यों की और भारत और कंबोडिया के बीच पॉलिटिकल मैरिजेस इतनी कॉमन कैसे बन गई? लेट क्लासिकल एरा में साउथ ईस्ट एशियन किंगडम्स में राजनीतिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। साम्राज्य छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, लेकिन विदेशी व्यापार के चलते वहां धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। कृषि के विकास के बाद वहां की पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ने लगी और ऐसे में इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए वहां राजनीतिक सुधार की काफी जरूरत थी और यहां से साउथ ईस्ट एशिया का भारतीयकरण की शुरुआत होती है। कंबोडिया की इन सभी राजनीतिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का हल पहले से ही भारत में मौजूद था, क्योंकि भारत की जनसंख्या उस समय भी काफी थी। भारतीय लोग अमीर थे और भारत में तब तक अर्बनाइजेशन की शुरुआत भी हो चुकी थी। इन मामलों में भारत साउथ ईस्ट एशिया से काफी आगे था और इन्हीं सब के चलते साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर भारतीय कल्चर का प्रभाव बढ़ने लगा और भारतीयों से बेहतर उनकी समस्याओं का समाधान कोई और कैसे कर सकता था। पढ़े लिखे भारतीयों को कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में बुलाया जाने लगा। उदाहरण के लिए ब्राह्मण क्लर्क्स को वहां एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए रखा जाने लगा और उनमें से ज्यादातर भारतीय उन्हीं की राजकुमारियों से शादी करके वहीं बसने लगे और इस तरह भारतीय साउथ ईस्ट एशिया की राजनीति में अपना कदम रख चुके थे, जिससे उनकी स्थिति साउथ ईस्ट एशिया के देशों में मजबूत होती चली गई। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनके पास शक्ति भी थी और उस शक्ति को प्रयोग करने का अधिकार भी। चाइना के हिस्टोरिक रिकॉर्ड से भी हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। ये रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि कई भारतीय प्रवासी कंबोडिया में कई राजकीय पदों पर पहुंच गए थे। इन रिकॉर्ड्स में एक और फुहान के भारतीय राजा का जिक्र मिलता है जिनका नाम था कौंडन्य। उन्होंने चाइना की जिन डायनेस्टी के लिए उपहार के रूप में हाथी भी दिए थे। इसके अलावा इन चाइनीज रिकॉर्ड में एक और राजा का जिक्र मिलता है जिनको हम कौंडिन्य द सेकंड के नाम से जानते हैं। जब ये फुहान पहुंचे तो इनका भव्य स्वागत हुआ और कंबोडिया के लोगों ने इन्हें अपने राजा की तरह माना और उनका विवाह वहां की राजकुमारी से हुआ। यहाँ तक कि चाइनीज रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि कौंडिन्य द सेकंड ने कंबोडिया को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, ना कि किसी जोर जबरदस्ती से। और इसीलिए साउथ ईस्ट एशिया का भारतीयकरण होना इतिहास की कुछ चुनिंदा घटनाओं में से एक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय प्रवासियों को कंबोडिया जैसे देशों में एलीट पोस्ट को भरने के लिए बुलाया गया और इन भारतीय प्रवासियों ने वहां के लोकल कल्चर को भारतीय संस्कृति से परिचित कराया। और ये सब हुआ वो भी बिना किसी धमकी, खून खराबे और बिना किसी दबाव के। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया का भारतीयकरण कोई एक पल में हो जाने वाला काम नहीं था, बल्कि इसका एक लंबा इतिहास है जो कि लगभग पहली शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक चलता है। और कौंडिन्य और सोमा की कहानी तो बस एक छोटा सा हिस्सा है इतने बड़े इतिहास का। अब हम अपने पुराने सवाल पर वापस आते हैं कि राजकुमारी सोमा ने कौंडिन्य को ही शादी के लिए क्यों चुना। इसका जवाब अब देना आसान है कि कंबोडिया जैसे देशों में भारतीयों का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था और ऐसे में कौंडिन्य ही एक ऐसा इंसान था जो कि सोमा की उस सोसाइटी में आगे बढ़ने में मदद कर सकता था। एक राजकुमारी होने के नाते सोमा कौंडिन्य को शक्ति दे सकती थी, तो वहीं बदले में कौंडिन्य भारत का एक अमीर व्यापारी था जिसके संबंध भारतीय लोगों से भी अच्छे थे और इन्हीं सब की वजह से कौंडिन्य सोमा के लिए एक आइडियल चॉइस था। यहाँ पे ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि राजकुमारी सोमा की फैमिली कोई इतनी ज्यादा ताकतवर भी नहीं थी। वो खामेर क्षेत्र का बस एक छोटा सा हिस्सा ही कंट्रोल करते थे, लेकिन कौंडिन्य ने उनकी किस्मत ही बदल के रख दी। उसने इस छोटे से राज्य को एक बड़े और समृद्ध राज्य में बदल दिया और ये सब मुमकिन हो पाया था कौंडिन्य के भारत में सीखे हुए हुनरों की वजह से। पल्लव डायनेस्टी का नाम शायद आप में से कई लोग जानते होंगे।
चौथी से 8वीं शताब्दी के बीच भारत और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत से नए राज्यों का उदय हुआ और उसमें से लगभग प्रत्येक राज्य भारतीयकरण के लिए प्रतिबद्ध था। भारत से गुप्ताज और पल्लवाज जैसी डायनेस्टी अपनी संस्कृति की छाप कंबोडिया जैसे देशों पर छोड़ रही थी, तो वहीं कंबोडिया के राजा श्रीविजय उसको अपना भी रहे थे। पर यह सिर्फ एक तरफा ही कल्चरल एक्सचेंज नहीं था, साउथ ईस्ट एशिया का भी भारत के कल्चर पर बहुत प्रभाव हुआ। अब आप पल्लवा डायनेस्टी को ही ले लीजिए। ये दक्षिण भारत का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, लेकिन इनके ओरिजिन के पीछे हिस्टोरियंस में कई डिबेट्स हैं। पुराने इतिहासकार बताते हैं कि इनकी जड़ें पर्शिया से हैं, तो वहीं नए इतिहासकार इनको तमिल या तेलुगु से संबंधित बताते हैं। लेकिन शायद इन दोनों के ही विचार कुछ अधूरे से हैं, क्योंकि हाल ही के इतिहासकारों की रिसर्च ये बताती है कि पल्लवास का ओरिजिन साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों से ही मिलकर हुआ था। उनके अनुसार पल्लवा डायनेस्टी की शुरुआत होती है जब एक दक्षिण भारत का राजा कंबोडिया की एक राजकुमारी जिसका नाम नागा था से विवाह करता है। नागा शब्द एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर को दर्शाता है, जिसका मतलब है सांप और इंसान की मिलीजुली प्रजाति, और ये माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स साउथ ईस्ट एशिया की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए कंबोडिया की खामेर डायनेस्टी नागा को ही अपनी आइडेंटिटी मानती थी और नागा की नक्काशियां उनके मंदिरों और महलों पर भी देखी जा सकती थी। अब शायद आपको यह कनेक्शन उतना सरप्राइजिंग ना लगे जो अब मैं आपको पल्लवा डायनेस्टी के बारे में बताने जा रहा हूं। पल्लवास का ये इतिहास है कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस में काफी रुचि रखते थे। उदाहरण के लिए 7वीं शताब्दी में उन्होंने चाइना की टोंग डायनेस्टी के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी साइन किया था। पर चलिए इनके इतिहास की एक और कहानी सुनते हैं। 731 सीई में पल्लवास का राज्य बस अपने अंत के नजदीक ही था, क्योंकि उनके राजा परमेश्वरा की एक लड़ाई में अचानक मौत हो गई और उनका कोई भी सक्सेसर नहीं था। अब पल्लवास पर पड़ोसी राज्यों से हमले का डर बना रहता था, इसलिए पल्लवास को एक नया और सक्षम राजा चाहिए था। काफी विचार के बाद एक नाम हिरण्य सबके सामने रखा गया, जो कि पल्लवा राजा भीमा के ही पुत्र थे। तो वहीं भीमा राजा परमेश्वरा के ही एक पूर्वज थे। इस हिसाब से हिरण्य का सिंहासन पर पूरा अधिकार था। पर इन सब में एक दिक्कत थी कि हिरण्य का जन्म भारत में नहीं हुआ था, बल्कि उसके पिता भीमा ने एक साउथ ईस्ट एशियन राजकुमारी से शादी की थी और हिरण्य उनके ही पुत्र थे। तो इस हिसाब से हिरण्य एक ऐसे राजा थे जो कि विदेश से या कंबोडिया से थे। इन सभी को दिमाग में रखते हुए पल्लवास ने साउथ ईस्ट एशिया का रुख किया और राजा हिरण्यवर्मन से मुलाकात की। ऐसा कहा जाता है कि वो उस वक्त चंपा राज्य के राजा थे, जो कि आज के वियतनाम में स्थित है। वहां पल्लव नोबल्स ने अपनी सारी बातें हिरण्यवर्मन के सामने रखी। पल्लव नोबल्स हिरण्य से डिमांड करते हैं कि उनका कोई एक बेटा भारत आकर उनका राजकाज संभाले। हिरण्य का सबसे छोटा पुत्र इस बात के लिए तैयार हो जाता है और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही वो वियतनाम से दक्षिण भारत आ जाता है और भारत में उसको नाम दिया जाता है नंदीवर्मन II और उसको नया पल्लव राजा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन वहीं दुश्मन राज्य और कई नोबलमैन इस निर्णय के खिलाफ थे, क्योंकि उनके हिसाब से नंदीवर्मन II एक विदेशी था। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए नंदीवर्मन के पक्ष में जो लोग थे वो नंदीवर्मन को एक पल्लव साबित करने में लग गए। पर इन सबसे परे एक सच्चाई ये है कि नंदीवर्मन II भारत और साउथ ईस्ट एशिया की एक मिक्स रेस के ही राजा थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, नंदीवर्मन II पल्लव डायनेस्टी के सबसे सक्सेसफुल राजा साबित हुए और उन्हीं के काल में पल्लव राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था, जिसे पल्लवास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उनके संबंध ईस्ट एशिया के देशों के साथ काफी अच्छे थे। उनके द्वारा लिखवाए गए कई अभिलेख उत्तर मलेशिया के कदात राज्य से प्राप्त हुए हैं, जो कि मलेशिया में एक जगह पुजांग वैली में स्थित था और इसका संस्कृत या हिंदी भाषा में अर्थ होता है नागाओं की घाटी। नंदीवर्मन II भी कंडनिया और ऐसे कई लोगों में से एक थे जो कि भारत और ईस्ट एशिया के कल्चरल रिलेशंस के जनक कहे जा सकते हैं। लेकिन आज लगभग 6 शताब्दियों के चाइनीज, अरब और यूरोपियन कब्जे के बाद साउथ ईस्ट एशिया में भारत का कंट्रीब्यूशन कहीं खो सा गया है। बाकी आज की स्थिति तो आप सब जानते ही हैं।